सेल बनना है तो सेल लाइक ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए, जिसको कोसरवेट कहा था, और कोसरवेट के लिए ये बेस्ट आपका हाइपोथेसिस था। क्यों कम हो गया था? क्योंकि ज्यादा टारगेट कौन से थे? ब्लैक वाले। अब जब प्रीडेटर ब्लैक को ही खाएगा तो ब्लैक का नंबर धीरे धीरे क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, और व्हाइट वाले जो थे वो धीरे धीरे क्या करने लगे? नेचर उनको सिलेक्ट करने लगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन बाहर से जब उनकी मॉर्फोलॉजी देखोगे ना तो मॉर्फोलॉजी सेम है। क्यों? क्योंकि इनका अडॉप्टिव रेडिएशन जो है वो इनको कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। क्योंकि ये जो है आपके, हालांकि दोनों स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है, लेकिन फंक्शनली जो जिस हैबिटाट में रह रहे हैं वो सेम है। ठीक है, जाइगस डोमिनेंट को बताता है, और ये आपका हेट्रोजाइगस नेचर को बताता है, और ये रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव को बताता है। और ये सारे हुए थे। ऐसे कीवर्ड्स दिखते हैं तो याद रखना, वो आपके फाउंडर फैक्ट्स। ये स्टोन्स का यूज भी करते थे एज अ टूल्स में। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एवोल्यूशन का टॉपिक है, और एवोल्यूशन से 3 या 4 नंबर यानी 3 या 4 क्वेश्चन जो हैं वो हर साल आपके नीट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अगर आप नीट में ऐसे बैठ जाते हो बिना एवोल्यूशन की तैयारी किए हुए, तो समझ लेना कि आपके 10 से 15 नंबर जो है ना वो चले जाएंगे। और ये काफ़ी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से ही, जब से हमारा अर्थ बना था। ठीक है, और अर्थ के इन्वायरमेंट से ही एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या है उसको जरा ध्यान से देखना। कहता है कि एसएल मिलर क्रिएटेड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब अर्थ हमारी बनी, और ये इवेंट है आपका 4.6 बिलियन ईयर अगो का। ठीक है, जब अर्थ बनी तो उस समय अर्थ बिल्कुल हमारी ऐसी नहीं है जैसे आप आज देखते हो। ठीक है, हरी भरी नहीं थी, वो आग से टहलती हुई लावा की तरह पूरी लाल थी। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो रही थी एस्ट्रॉइड्स की। ठीक है, मेटेराइट्स की इसके ऊपर बम्बार्डमेंट चल रही थी लगातार। मतलब अनस्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, अनस्टेबिलिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, रैंडमनेस बहुत ज़्यादा थी, लाइटनिंग बहुत थी, और टेम्परेचर जो था वो 800 डिग्री सेल्सियस का था। तो यहाँ पे अगर हम सोचें कि लाइफ बन पाएगी इस कंडीशन पे, तो वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, और सबसे पहला जो हाइपोथेसिस था कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो केमिकल से ओरिजिनेट हुई है, ये दिया था ओपेरन और हेल्डन ने, कि जो लाइफ आई है वो कहाँ से आई है? केमिकल से आई है। इनका मानना था कि ये जो इन्वायरमेंट था, जो काफ़ी कैसा इन्वायरमेंट था? रिड्यूसिंग वाला इन्वायरमेंट था। रिड्यूसिंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का नामो निशान भी नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के इन्वायरमेंट में जहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा खतरनाक गैसेस जैसे मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, और हाइड्रोजन हो गया, ये इनका प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा था उस टाइम पे। तो ये मानना था उनका कि ये इन्वायरमेंट कुछ इस तरह से इन्वायरमेंट था जो काफ़ी सूटेबल था केमिकल की फॉर्मेशन के लिए, और वो जो केमिकल्स थे उन्हीं केमिकल से आगे लाइफ जो है वो पनपी है। ये मानना था किसका? ओपेरन और हेल्डन का। अब ये जो हाइपोथेसिस था ये अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हुआ था। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था मिलर ने अपने यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट 1953 को इन्होंने लैब के अंदर एक बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट बनाया जैसा ओपेरन हेल्डन ने अपने हाइपोथेसिस में लिखा था। इन्होंने क्या किया? एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए इलेक्ट्रिक शॉक के लिए, और इसके साथ साथ कुछ गैसेस जो थी वो भी इसमें इंसर्ट करी, जैसे आपकी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। इसके अलावा यहाँ का जो टेम्परेचर था वो भी उन्होंने मेंटेन करा 800 पे। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर कितना रखा? 800 डिग्री सेल्सियस। जो इनको यहाँ से रिजल्ट मिला वो रिजल्ट काफ़ी सेटिस्फाइंग था, जैसे ओपेरन हेल्डन ने हाइपोथेसिस में लिखा था बिल्कुल वैसा ही इनको रिजल्ट मिला। और इस रिजल्ट में इनको अमाइनो एसिड, आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड, और इसके साथ साथ पॉलीसैकेराइड्स ये भी मिले। तो आपको पता है अमाइनो एसिड्स हो गए जैसे पॉलीन्यूक्लिक एसिड्स के प्रिकर्सर्स हो गए, इन ये काफ़ी एक बोल सकते हैं कि आगे जाके लाइफ की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी आपके लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो अगर सेल बनना है तो सेल लाइक ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए, जिसको कोसरवेट कहा था, और कोसरवेट के लिए ये बेस्ट आपका हाइपोथेसिस था ओपेरन हेल्डन का।
स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में क्या था कि यहाँ पे जो बात हो रही है कि ऑक्सीजन है क्या, तो ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो हुआ था इन्वायरमेंट का वो 2.5 बिलियन ईयर अगो पहले हुआ था, और 2.1 बिलियन ईयर अगो पे ही ऑक्सीजन जो थी इन्वायरमेंट में आई थी। ये कुछ फैक्ट्स हैं, वो अब पेन कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट नहीं था, तो ऑप्शन में देखो जहां जहां ऑक्सीजन है वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन जो है ये पहले ही रूल्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब पीछे क्या बचा हमारे पास, ये हमारा राइट आंसर, मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था और वाटर वेपर्स थे। अब देखो इस बार तो उन्होंने गैसेस के बारे में पूछ लिया, अगली बार ऐसा हो सकता है कि रेशो क्या है, तो रेशो भी याद रख लेना, 2:1:2 में इन्होंने लैब के अंदर यूज करा था इन गैसेस का, ठीक है। तो काफी प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। असर्शन रीजन, देखो वो क्वेश्चन है नीट के अंदर जो बहुत सारे बच्चों का रैंक गिराते हैं। क्यों गिराते हैं, क्योंकि उनको कॉज एंड इफेक्ट का पता नहीं होता, उनको लगता है असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, लेकिन आपको लिंक करके चलना है, क्या असर्शन का ही ये रीजन है, ये चीज आपको देखनी है। जब तक ये सीखोगे नहीं तब तक आपका असर्शन रीजन वैलिड नहीं होगा, आप डायरेक्ट ही 5 नंबर गवा के आ जाओगे। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर अगो, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं तो 4.6 बिलियन ईयर अगो पे हमारा अर्थ जो था वो बना, 3 बिलियन ईयर अगो पे हमारा फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ जो थी वो सामने आई, सेल की तरह, जिसको कोसरवेट कहा गया। 2.1 बिलियन ईयर अगो में ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन जो थी वो इन्वायरमेंट में आई। क्यों आई, क्योंकि कुछ ऐसे सियानोबैक्टीरिया थे समुद्र के अंदर जिनका बाय प्रोडक्ट क्या था, ऑक्सीजन था। धीरे धीरे ऑक्सीजन समुद्र में लेवल उसका बढ़ने लगा और फिर धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट में आ गई, ठीक है। 1.5 बिलियन ईयर अगो की बात अगर हम करते हैं तो ये आपका कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन पीरियड्स था। यहाँ पे भी आपके शुरुआत हो गई थी ऑर्गेनिज्म की आने की, ठीक है। और फिर 500 मिलियन की बात करते हैं, यहाँ से आपका सही में जो ऑर्गेनिजम्स थे इन्वर्टिब्रेट्स वगैरह वो आना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, छोटा सा फैक्ट्स हैं, इनको डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से। रीजन देखो, दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल लाइक आरएनए, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स, बिल्कुल सही। देखो जब हमने बोला था कि जो नॉन सेलुलर लाइफ आई थी वो 3 बिलियन ईयर अगो आई, क्यों आई, क्योंकि हमने अभी पीछे प्रूफ भी किया था। क्या प्रूफ किया था हमने, कि जो हमारी ये आपका रीजन है, इसका रीजन है कोसरवेट्स का, केमिकल ओरिजिन से। लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, केमिकल से। और वो केमिकल कौन से थे, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया, यही केमिकल्स थे जो प्रिकर्सर माने जाते हैं लाइफ के, और ये काफी बड़े मॉलिक्यूल्स थे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे। तो दोनों आपके असर्शन और रीजन ठीक है, लेकिन आपको लिंक करके चलना है, क्या असर्शन का यही रीजन है, पढ़ो जरा उसको ध्यान से। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म लाइफ कुड हैव बीन ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर अगो, पहली जो नॉन सेलुलर लाइफ थी वो 3 बिलियन ईयर अगो 3 बिलियन ईयर अगो पहले आई, क्योंकि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स। कुछ सेंस नहीं बढ़ रही, कुछ लॉजिक नहीं लग रहा, तो याद रखना जब आपका सेंस ना बने, लॉजिक ना लगे, तो वो ठीक तो है लेकिन रीजन वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, असर्शन का वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो हमेशा कॉज एंड इफेक्ट पे चलना, नहीं तो खत्म हो जाएगी कहानी। देखो ये एवोल्यूशनरी एविडेंस से आया हुआ प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमोलोगस और एनालॉगस आर्गन से है, और ये होमोलोगस और एनालॉगस आर्गन जो है इनमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता ही मिलता है आपको। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनिज्म की। जैसे हमारे पास बेल हो गई, बैट हो गया, चीता हो गया और ह्यूमंस हो गए, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है। अब बेल के फ्लिपर्स ले लो जो तैरने में मदद करते हैं उसके, बैट्स के विंग्स ले लो जो उड़ने में मदद करते हैं उसके, चीता के लेग्स ले लो जो दौड़ने में मदद करती है, ह्यूमंस के आर्म्स ले लो जो ग्रिपिंग या ग्रास्पिंग करने में मदद करते हैं इसके, ठीक है। अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर्स की, तो अगर आप इन सब ऑर्गेनिजम्स का एक्सरे करवाओगे ना, तो एक्सरे से जो बोन दिखेगी वो सबकी क्या है, सेम है। यहाँ पे जो फर्स्ट बोन होगी वो क्या होगी, ह्यूमरस। इसके बाद जो सेकंड बोन आएगी वो क्या होगी, रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना। फिर आएगी हमारे पास कार्पल्स, फिर आएगी मेटा कार्पल्स, और ये सब में सेम है, इसमें भी सेम, यहाँ पे भी सेम बोन है
और यहाँ पे भी सेम बोन आपको दिखेगी ह्यूमंस में भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे अब मेरा हाथ देख रहे हो ना, यहाँ से ये जो हड्डी आपको दिख रही है इसके अंदर, ये होगी आपकी क्या, ह्यूमरस। यहाँ पे दो हड्डियाँ दिखती हैं आपको, ये होगी रेडियस और अल्ना। यहाँ पे आ जाएंगे कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स, और ये जो है फिंगर्स के, इनको फ्लैंजस कहते हैं। तो इनके अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, इन सब में जो हमने देखा वो सबकी क्या है, सेम है, यानी कि स्ट्रक्चरली क्या है, सारे के सारे सेम एंसेस्टर से ओरिजिन हुए हैं। इसका मतलब यही है कि ये इनका जो कॉमन एंसेस्टर है कोई ना कोई, तो चाहे वो बेल हो, चाहे वो आपका बैट हो, चाहे वो चीता हो, चाहे वो आपका ह्यूमंस हो, ये सब एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। इनका पूर्वज क्या था, कोई एक कॉमन था, ठीक है, ये चीज याद रखना। लेकिन अगर थोड़ा नजर घुमाओ इनके फंक्शंस की, तो फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये फंक्शन किस में कर रहे हैं, स्विमिंग में, ये फ्लाइट में, ठीक है, और ये रनिंग में, और ये ग्रिपिंग में। तो फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे ऑर्गन जो स्ट्रक्चरली सेम हो बट फंक्शनली डिफरेंट परफॉर्म करते हो, तो आप हमेशा याद रखना वो होते हैं आपके होमोलोगस ऑर्गन। होमो मतलब सेम, सेम ओरिजिन वाले ऑर्गन। तो इनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, धीरे धीरे क्या हुआ, आपस में कंपटीशन बढ़ा, इनको क्या करना पड़ा, डाइवर्ज होना पड़ा। तो होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो कौन से एवोल्यूशन का पार्ट होते हैं, आपके डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का पार्ट होते हैं, याद रखना। तो होमोलोगस ऑर्गन्स कौन सा एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आया था, होमोलोगस किसके साथ लिंक रहते हैं, क्योंकि ये सारे सेम स्ट्रक्चर वाले हैं, फंक्शन डिफरेंट है, कॉमन एंसेस्टर है, तो कहीं ना कहीं ये बिखर गए हैं, स्प्रेड आउट हो गए हैं। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हो जाना। तो यहाँ पे देखो, द फोर लिम्स बेल्स ऑफ बैट्स, चीता एंड ह्यूमन एग्जांपल ऑफ किसकी एग्जांपल है, ठीक, ये एग्जांपल है आपके होमोलोगस रिजल्टिंग फ्रॉम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। सेकंड ऑप्शन जो है यही आपका सही आंसर है। इसके अलावा आपके एनालॉगस ऑर्गन भी होते हैं। एनालॉगस ऑर्गन बिल्कुल विपरीत होते हैं, इसके अपोजिट होते हैं। जैसे वो ऑर्गन जो क्या हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले हों लेकिन फंक्शन एक जैसा परफॉर्म करते हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो चाहे बर्ड्स हो, चाहे आपके बैट हो, और चाहे आपके इंसेक्ट हो, ठीक है। बर्ड के भी विंग्स होते हैं, बैट्स के भी विंग्स होते हैं, और इंसेक्ट के भी विंग्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप विंग्स देखोगे ना, तो स्ट्रक्चरली ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होता है, इनका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, और इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप फंक्शन की बात करते हो, तो फंक्शनली ये उड़ने में मदद करते हैं इसकी, ये भी उड़ने में मदद करते हैं इसकी, और ये भी उड़ने में मदद करते हैं। तो फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे अगर ऑर्गेनिज्म आप देखते हो तो वो आपके कौन से एवोल्यूशन का पार्ट होते हैं, वो आपके कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का पार्ट होते हैं, जिसको हम एनालॉगस बोलते हैं। ये एनालॉगस ऑर्गन है, ये फंक्शन सेम है, तो इट मीन्स ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो याद रखना, एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का पार्ट होते हैं। कैसे याद रखोगे, आपको पता ही है, HD आप सुनते आ रहे हो, HD हाई डेफिनेशन, HD से याद रखना। HD मतलब होमोलोगस डाइवर्जेंट होते हैं। और एस्ट्री क्लासेस, ठीक है, AC एस्ट्री क्लासेस से आप याद रखना आपके एनालॉगस कन्वर्जेंट होते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी HD और AC से ही। क्लियर हुआ ना सर? अब देख लेते हैं, तो फोर ये हो गया हमारा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ये पढ़ना है अच्छे से। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं वो रिजल्ट होते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के। अभी हमने देखा A के साथ क्या होता है, C होता है, AC होता है, एस्ट्रिक क्लासेस। तो पहला जो है ऑप्शन आपका सही है। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, और आपका पोटैटो आलू। देखो स्वीट पोटैटो जो है ये रूट में से आया है, कहाँ से, रूट में से, और ये कहाँ से है, स्टेम में से। तो स्ट्रक्चर क्या है इनके, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। लेकिन फंक्शन देखो, दोनों का फंक्शन देखना जरा। फंक्शन की बात करें, फंक्शन, इसका फंक्शन है स्टोर करना, ठीक है, किसको, स्टार्च को, और इसका फंक्शन भी सेम हुई है, स्टोर करना किसको, स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना। तो दोनों का फंक्शन क्या है, सेम। जब फंक्शन सेम हो और स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, वो किसका पार्ट होते हैं, एनालॉगस का, और ये कन्वर्ज हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है।
यहाँ पे क्या बता रहा है, स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है, पोटैटो आपकी स्टेम मॉडिफिकेशन है, दोनों होमोलॉगस स्ट्रक्चर हैं, जो कि गलत हो जाएगा, दोनों होमोलॉगस स्ट्रक्चर नहीं है, दोनों आपके एनालॉगस हैं और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का पार्ट है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो क्या हो जाएगा, 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो याद रखना, बहुत सारे आपको प्लांट में से भी पूछे जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, इसके कन्वर्जेंट और आपके एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल्स आप देख लेना ध्यान से उनको भी। इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वर मोर वाइट विंग्ड मॉथ ऑन ट्रीज देन द डार्क विंग मॉथ, देयर इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किसकी एग्जांपल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फिर से आया। देखो अगर हम बात करते हैं 80-50s की, इंग्लैंड के अंदर 80-50s में क्या था, पोल्यूशन नहीं था। क्या नहीं था, नो पोल्यूशन। जब पोल्यूशन नहीं था तो बार्क जो थी ना इनकी बार्क पेड़ों की, वो काफ़ी क्या थी, वाइट थी। वाइट क्यों हो गई थी, क्योंकि उस पर लाइकन जो थे वो ग्रो कर गए थे, लाइकन्स जो थे वो ग्रो कर गए थे। अब बाइट के ऊपर अगर कोई बाइट मौत हो, जैसे सपोज करो यहाँ पे बाइट मौत मैंने बिठा दिया, आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वाइट मौत जो है ये कामोफ्लाज हो गया। ये वाला कौन सा मौत है, वाइट मौत, अब ये नहीं दिखेगा आपको। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे ब्लैक मौत बना दूँ, ये आपको दिख जाएगा ब्लैक वाला, ये ठीक है, ये आपको दिख जाएगा, ये आपका ब्लैक मौत है, ये आपको दिख जाएगा। यही प्रीडेटर के साथ वहाँ पे जब 80-50s की बात करते हैं तो पोल्यूशन नहीं था। जब पोल्यूशन नहीं था, लाइकन्स ग्रो कर रहे थे, पूरी जो पेड़ का तना है उसके ऊपर, पूरा पेड़ का तना जो था वो वाइट हो गया था। अब उसके ऊपर रहने वाले पतंगे, ठीक है, वाइट कलर के, वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे प्रीडेटर्स को। और क्या दिखते थे, जो उसके विपरीत हो, वाइट के ऊपर ज़्यादा आपको पता ही है ब्लैक ही दिखेगा, तो ब्लैक दिख रहा था। और ब्लैक का नंबर अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लो कि टोटल पॉपुलेशन 10 है, ठीक है, 10 में से जो इस टाइम पे 80-50s में जब पोल्यूशन नहीं था, तो यहाँ पे 8 नंबर्स में आपके क्या थे, वाइट, और 2 नंबर में आपके क्या थे, ब्लैक थे। 2 नंबर में आपके ब्लैक थे, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर इनका क्या था, कम हो गया था। क्यों कम हो गया था, क्योंकि ज़्यादा टारगेट कौन से थे, ब्लैक वाले। अब जब प्रीडेटर ब्लैक को ही खाएगा तो ब्लैक का नंबर धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और व्हाइट वाले जो थे वो धीरे धीरे क्या करने लगे, नेचर उनको सिलेक्ट करने लगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या आया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, ये 80-50s की बात थी, अब बात करते हैं 90-20s की, ठीक है। इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज से धुआं निकला, धुएं से धीरे धीरे क्या हुआ, पोल्यूशन हुआ। अब आपको पता है पोल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर क्या है, लाइकन्स। जहां जहां पोल्यूशन होगा लाइकन्स वहां पे बिल्कुल नहीं होंगे। अब पहले लाइकन्स थे, अब धीरे धीरे वही लाइकन्स क्या हो गए, डाई आउट हो गए, मर गए सारे के सारे। अब जब लाइकन्स मर गए, अब देखो जो पेड़ का तना था वो कैसा हो गया, बिल्कुल ब्लैक। जब ब्लैक हुआ तो उसके ऊपर अब जो व्हाइट कलर के थे वो दिखना शुरू हो गए, ठीक है। ये आपकी बात है कब की, 90-20s के बाद की। अब जो प्रीडेटर थे, प्रीडेटर्स के टारगेट कौन थे, प्रीडेटर के जो मेन टारगेट थे वो थे अब वाइट वाले, क्योंकि उनको वाइट ही दिखने थे ब्लैक के ऊपर। और ब्लैक वाले क्या कर गए, बच गए। और यहाँ पे ये जो सिनेरियो था, ये सिनेरियो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसको मान लो कि 8 और इसका नंबर क्या हो गया, अब धीरे धीरे 2 हो गया। तो ये क्या हो रहा था, नेचर खुद सिलेक्ट कर रहा था। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचर में फिट होगा, ठीक है, वही सर्वाइव करेगा। डार्विन साहब भी यही कहते थे। और हर कोई जो है वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, दिस इज एन ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब देखो नेचुरल सिलेक्शन में 3 चीजें आती हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं है ये। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, छोटा सा पॉपुलेशन, किसी सडन एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, नेचुरल क्लैमिटीज आ सकती हैं, और या फिर कोई भी छोटा सा काज हो गया, वजह होनी चाहिए, उससे अगर कुछ पॉपुलेशन में चेंजेस आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आती है एलील की, तो हम बोल देंगे ये क्या हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, जीन का ड्रिफ्ट हो गया। ये तो बिल्कुल नहीं है, ये स्मॉल पॉपुलेशन पे होगा। बात करते हैं तीनों की, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव और स्टेबलाइजेशन। देखो जब हम बात करते हैं इन तीनों में, ये तीनों नेचुरल सिलेक्शन के ही पार्ट है। स्टेबलाइजेशन को ऐसे समझो, ठीक है, एक्स एक्सिस और ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं
यहाँ पे मान लो कि हाइट जहाँ पे चल रही है, ठीक है, जैसे ये आ गया 5 फीट और ये आ गया 6 फीट और ये 7 फीट और ये 4 फीट, मान लो ऐसे। अब आपको पता है पॉपुलेशन में जो हाइट है वो ज़्यादातर लोग किस रेंज में है, 5 और 6 की रेंज में। तो ये जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे इस समय, ये मेन पोजीशन वाला ग्राफ है, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। जब आपकी मेन वैल्यू जो हो वो मैक्सिमम हो और आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या हो, लो हो, तो वो स्टेबलाइजेशन वाला ग्राफ होता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे एंड पे, मान लो कि एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है, बढ़ गई हैं और मीन वैल्यूज क्या है, कम है। ये फर्स्ट एक्सट्रीम और ये सेकंड एक्सट्रीम, ठीक है। जैसे सपोज करो ऐसी कोई बीमारी आती है जो 5 और 6 फीट के जितने भी इंडिविजुअल है उनको ही टारगेट कर रही है, तो धीरे धीरे 5 से 6 फीट पॉपुलेशन का नंबर क्या हो जाएगा, कम, और सर्वाइबिलिटी के चांसेस किसके हो जाएंगे, 7 फीट और 4 फीट से नीचे वालों के। तो एक्सट्रीम वैल्यू उस समय पे क्या कर जाएंगी, ऊपर चला जाएगा उनका ग्राफ, क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन उनकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और नीचे किसका ग्राफ जाएगा, जिसको टारगेट किया है नेचर ने, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। कौन से वाले, मीन वाले। तो ये आता है आपका कौन सा वाला, आपका डिसरप्टिव सिलेक्शन। कौन सी सिलेक्शन है, डिसरप्टिव सिलेक्शन, जब एक्सट्रीम वैल्यूज को पिक किया जाता है। डायरेक्शनल क्या होता है, डायरेक्शनल, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शनल के ऊपर ही बेस्ड है। देखो पहले क्या था, जब 80-50s की बात है तो पहले व्हाइट मौत को ही सिलेक्ट किया जा रहा था ऐसे। ये मान लो ये कौन से मौत थे, व्हाइट मौत, और ये वाले ब्लैक, यहां से ये ब्लैक वाले थे, ब्लैक वालों का नंबर इतना और व्हाइट वालों का इतना। ये कब की बात है, 80-50s में। लेकिन जब 80-50s के बाद की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पे देखना 80-50s के बाद 90-20s में जब आपका पोल्यूशन आया, तो यहां पे आपको पता है अब व्हाइट वाले जो थे वो टारगेट होने लगे, और सिलेक्शन किसकी हुई, सिलेक्शन हुई आपकी ब्लैक वालों की, सिलेक्शन होगी ब्लैक वालों की। तो ये वाले जो सेक्शन थे ये सिलेक्ट होने लगे, जो पहले क्या थे, टारगेट थे। अब ब्लैक वाले सिलेक्ट होने लगे, और जो व्हाइट वाले थे उनका नंबर धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। आई बात समझ में। तो ऐसा अगर ग्राफ कहीं दिखता है आपको, तो इस ग्राफ को आप बोलते हो डायरेक्शनल। या तो वो लेफ्ट साइड स्क्यू होगा या तो राइट साइड पूरी तरह स्क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एग्जांपल जो है मौत वाली, इसमें आपका राइट आंसर आएगा डायरेक्शनल सिलेक्शन। कौन सा, डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। तो एक प्यारा सा कंसेप्ट है, इसको इंडस्ट्रियल मेलानिज्म भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। The process of evolution of different species in a given geographical area starting from point and literally radiating to the area of geography is called। ऐसा एवोल्यूशन का जिसमें डिफरेंट स्पीसीज ज्योग्राफिक एरिया स्टार्ट करती हो एक पॉइंट से और लिटरली रेडिएट करती हो टू अदर ज्योग्राफिक एरियाज को क्या कहते हैं। देखो इसको समझो पहले थोड़ा सा, फिर उसके बाद देखते हैं। मान लो ये कोई एंसेस्टर है हमारा, ठीक है, और ये किसी आइलैंड पे रहता है, ठीक है, ये आइलैंड आ गया, और ये मान लो कि एक बर्ड है। अब ये बर्ड मान लेते हैं कि ये क्या खाती है, सीड खाती है, सीड ईटर है, ठीक है, सीड ईटर। अब आपको पता है उस आइलैंड में, छोटे से आइलैंड में धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सारे के सारे सीड ईटर ही होंगे, और सीड जो होंगे वो लिमिटेड हैं क्योंकि सोर्सेस आपके हमेशा लिमिटेड होते हैं। अब धीरे धीरे सीड्स कम होने शुरू हो जाएंगे। जब ऐसा कंडीशन आएगी कि सीड का नंबर कम होना शुरू होगा तो कुछ जो होंगे ना अपना खाने का तरीका चेंज कर देंगे, ठीक है। अब ये इनमें से कुछ कैसे हो जाएंगे, इंसेक्ट ईटर हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ जो है वो फ्रूट ईटर हो जाएंगे, और कुछ जो हैं आपके वो आपके बोरियल हो जाएंगे, ठीक है, खड्डा खोद के स्क्रैच करके स्क्रैचर हो जाएंगे, स्क्रैचर करके क्या करते हो, जो कुछ भी मिल जाए मिट्टी में से वो खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। कुछ लॉग जो होते हैं, लॉग को पीछे करके उसमें से जो कीड़े निकलते हैं उनको खाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि एक ही एंसेस्टर से बहुत सारे आपकी स्पीसीज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिट को लेके चेंज हो गई है, डाइवर्ज हो गई है, स्प्रेड आउट हो गई है। इस चीज को हम बोलते हैं अडॉप्टिव रेडिएशन, अडॉप्टिव रेडिएशन, ठीक है, अडॉप्टिव रेडिएशन। और ये जो अडॉप्टिव रेडिएशन है ये आपके होमोलोगस यानी कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का ही पार्ट, याद रखना इस चीज को।
और इसको बोलते क्या है, अडॉप्टिव रेडिएशन। इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वही सही है। अब मैमल्स को देखते हो ना, मैमल्स, कुछ मैमल्स जो हैं वो लैंड के ऊपर हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, वहीं पे कुछ मैमल्स जो हैं वो एक्वेटिक हैं, जैसे डॉल्फिन होगी, मैमल्स आपका बेल हो गया। वहीं पे कुछ मैमल्स जो हैं वो एरियल रूट भी अपनाते हैं, जैसे बैट हो गया, ठीक है। तो मैमल्स में भी काफ़ी ज़्यादा अडॉप्टिव रेडिएशंस देखने को मिलती है। कुछ पेड़ों पे रहते हैं, आर्बोरियल हो गए। नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन बताती है कि नेचर किसको सिलेक्ट करेगा, और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है, स्लो एंड स्टडी वाला प्रोसेस है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हमेशा आपका एनालॉगस ऑर्गन के साथ आता है, ठीक है। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन नहीं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का पार्ट है। डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हुआ है मतलब रेडिएशन हुई है। पैरेलल एवोल्यूशन वो होता है जब दो स्पीसीज जो हैं वो आपस में इवॉल्व हो रही हों, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल एवोल्यूशन, इंडिपेंडेंटली। When more than one adaptive radiation appear to have occurred in a isolated geographical area representing different habitat is cited as an example of, किसके एग्जांपल है? देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर कहीं पे एक अडॉप्टिव रेडिएशन देखने को मिलती है, सिंगल अडॉप्टिव रेडिएशन, सिंगल अडॉप्टिव रेडिएशन, तो याद रखना वो आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है, ठीक है। और वहीं पे दो से ज्यादा, 2 और मोर अडॉप्टिव रेडिएशन तो समझ लेना वो आपके कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का पार्ट होता है। इसको पिन कर लो कहीं पे भी। जब सिंगल आपको अडॉप्टिव रेडिएशन दिखती है तो वो आपके डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, और अगर दो से ज़्यादा अडॉप्टिव रेडिएशन मिलती है किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में, वो आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आ जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल रहती है ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या है आपको पता है, एक तो मैमल कौन से हैं, मार्सुपियल, ठीक है, पाउच वाले मैमल सारे के सारे, कैंगरू हो गया, ठीक है, तस्मानियन आपका वोल्फ हो गया, नम्बैट हो गया, ये सारे आपके पाउच वाले, कस्कस हो गया। वहीं पे दूसरे होते हैं आपके प्लेजेंटल मैमल। ये दोनों जो हैं सेम ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेंगे, मार्सुपियल भी दिखेंगे और प्लेजेंटल भी दिखेंगे, ठीक है। दोनों का अगर देखोगे स्ट्रक्चरली दोनों क्या है, डिफरेंट, लेकिन बाहर से जब उनकी मॉर्फोलॉजी देखोगे ना तो मॉर्फोलॉजी सेम है। क्यों? क्योंकि इनका अडॉप्टिव रेडिएशन जो है वो इनको कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। क्योंकि ये जो है आपके, हालांकि दोनों स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है, लेकिन फंक्शनली जो जिस हैबिटाट में रह रहे हैं वो सेम है, ठीक है। इसकी वजह से ये किसका पार्ट बन जाते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कई बार क्या होगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी लेगा मैचिंग के लिए, तो याद रखना जो वुल्फ है, प्लेजेंटल वुल्फ जो है वो आपका तस्मानियन वुल्फ के साथ रिलेशन करता है, मतलब उसकी तरह खूब दिखता है आपको, ठीक है। एंट ईटर जो है आपका प्लेजेंटल वाला, और नम्बैट के साथ। और इसमें आपका और भी बहुत सारे हैं, और मैचिंग के लिए आ जाएंगे तो देख लेना इन सबको भी, ठीक है। को एवोल्यूशन नहीं है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन सिर्फ आपको सिंगल अडॉप्टिव रेडिएशन में देखने को मिलता है। माइक्रो एवोल्यूशन बहुत ही छोटे लेवल पे होता है, जैसे अलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी, उस लेवल पे आपका देखने को मिलता है। को एवोल्यूशन होता है जब आपके दो स्पीसीज एक के अकॉर्डिंग क्या कर रही हूँ, इवॉल्व कर रही हूँ, जैसे चीता हो गया या फिर आपका चीते के साथ फाना हो गया, ठीक है। जो हिरन है या फिर चीता है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है ना कि चीता क्या करता है, प्रेडेटर है, और प्रे क्या है आपका, हिरन है। तो हिरन आगे भाग रहा होता है, चीता पीछे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस कंडीशन में उनकी जो प्रोजनी है ना, वो उनके फीचर भी धीरे धीरे पॉलिश्ड हो रहे हैं। अब आने वाले जो उनके वंशज होंगे ना, उनके अंदर ये स्पीड के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉलिश जीन जो है वो आ रहे हैं। तो दोनों स्पीसीज क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ इवॉल्व कर रही हैं, उसको बोलते हैं कोएवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। लेमार्क, अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट, प्रपोज द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म आकर ड्रिवन बाय। देखो लेमार्कनिज्म पे आ गए, ऐसा हो नहीं सकता कि लेमार्क के ऊपर कोई क्वेश्चन बने ना। तो लेमार्क, जीबी लेमार्क, जेबी जीन बैप्टाइज लेमार्क, बहुत ही पहले बंदे थे जिन्होंने काम किया एवोल्यूशंस के ऊपर, ठीक है। अब इनकी थ्योरीज जो थी, वो थ्योरी क्या कहती थी, इनका मानना था स्टार्टिंग में कि किसी ऑर्गन को अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो वो साइज़ में ज़्यादा हो जाता है। तो इन्होंने एक फेमस एग्जांपल दी थी कि जिराफ जो है उसकी गर्दन लंबी क्यों है। इनका मानना था कि जिराफ जो है वो पहले घास खाता था, कहाँ पे, ग्राउंड से। तो
तो धीरे धीरे ये जो घास है ग्राउंड से कम होती गई और फिर वो पेड़ों की पत्तियां खाने लग गया। अब जब पेड़ों की पत्तियां खाने जाता तो यहाँ से वो अपनी गर्दन ऊंची करता ऐसे करके, ठीक है, एक जिराफ बना लेना, ठीक है, जैसे अपनी गर्दन ऊंची करता। तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसकी गर्दन जो थी, नेक जो थी, इसका साइज बढ़ता गया, ये इसका मानना था। और इसी वजह से जो जिराफ है उसकी इतनी लंबी गर्दन है। तो ये थ्योरी क्या कहती थी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि अगर आप किसी ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो वो साइज में क्या करता है, ग्रो करता है। और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी थी सांप की, क्या था कि सांप जो होता है, ठीक है, सांप की टांगें होती हैं लेकिन सांप जो है अपनी टांगों को यूज़ नहीं करता। स्नेक जो है अपनी टांगों को यूज़ नहीं करता था पहले। अब जब यूज़ नहीं करेगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये इसका डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाला एग्जांपल था कि सांप इसीलिए अपनी टांगें जो है वो खो चुका है। और दूसरी थ्योरी बिल्कुल सही, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर्स, कि अगर ये लंबी गर्दन वाली जो फीचर मेरे अंदर हैं, यही फीचर मेरी प्रोजेनी में जाएंगे, ठीक है। ये इनका मानना था कि जो जिराफ है, अगर जिराफ की लंबी नेक है तो लंबी नेक वाले फीचर ही आपके कहाँ चले जाएंगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल जाएंगे। जो अडॉप्ट किए किसी बंदे ने वही फीचर आगे पास ऑन हो जाते हैं। ये भी दोनों थ्योरी इसी की थी। तो ये दोनों आपकी थ्योरी फर्स्ट एंड सेकंड किसकी थी, लेमार्क की थी, जो कि बाद में रूल्ड आउट हो गई थी। हालांकि ये दोनों थ्योरीज उस टाइम पे बढ़िया थी, लेकिन बाद में जब अगस्त वेस्टमैन साहब आए, अगस्त वेस्टमैन साहब ने क्या किया, अगस्त वेस्टमैन, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 22 जनरेशन तक, ठीक है, 22 जनरेशन तक चूहों की पूंछ काटी, ठीक है, चूहा पकड़ा और इसकी पूंछ को काट दिया। और ऐसा ये करता गया कितने जनरेशन तक, 22 जनरेशन तक। तो एक भी जनरेशन का चूहा जो था वो टेल लेस इसको दिखा नहीं। तो इसका कहने का क्या कंक्लूजन था, तात्पर्य क्या था, ये मानना था कि लेमार्क बोलते हैं कि वही करैक्टर जो है वो पास ऑन होते हैं जो एक्वायर्ड होते हैं, हमारी बॉडी के अडॉप्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं हर चूहे की पूंछ काट रहा हूँ तो कोई तो स्टेज ऐसी आनी चाहिए जहाँ पे मुझे चूहा बिना पूंछ का पैदा होता हुआ दिखना चाहिए। तो इससे ये जो थ्योरीज थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर की, ये गलत हो जाती है और एक नई थ्योरी जो है वो सामने आ जाती है, जर्म प्लाज्म वाली। कौन सी थ्योरी, जर्म प्लाज्म वाली थ्योरी। अब ये कहता है कि वो ही करैक्टर पास ऑन होंगे जो जर्म सेल्स में होते हैं, यानी कि एग सेल और स्पर्म सेल्स के अंदर, ठीक है। अगर जो आपके जीन होंगे वही आगे जाके पास ऑन होंगे, ना कि बॉडी वाले सोमैटिक सेल वाले। तो याद रखना, सोमैटिक सेल जो होते हैं वो करैक्टर पास ऑन नहीं होते, सोमैटिक सेल के करैक्टर जो है वो पास ऑन नहीं होते। सिर्फ जर्म प्लाज्म यानी जर्म सेल के करैक्टर्स जो हैं, गोनाड के अंदर जो करैक्टर्स हैं वही आके जनरेशन में जाते हैं, ये याद रखना। और ये दिया था आपका अगस्त वेस्टमैन साहब ने। नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो थी थ्योरी ये दी थी आपके डार्विन साहब ने, ठीक है। According to the Charles Darwin, the variation that enable some organisms survive better in natural conditions are, देखो डार्विन का मानना था कि जो वेरिएशन आती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो कैसी होती हैं, वो स्मॉल होती हैं और डायरेक्शनल होती हैं। स्मॉल मतलब छोटी छोटी वेरिएशंस आएंगी और किसी एक डायरेक्शन में जा रही होंगी, ठीक है। यही मानना था किसका, डार्विन साहब का। लार्ज एंड डायरेक्शनलेस नहीं होती, ठीक है, ये लार्ज एंड डायरेक्शनलेस नहीं होती। हालांकि लार्ज एंड डायरेक्शनलेस ये बात करता है आपका ह्यूगो डिवरीज जिन्होंने म्यूटेशन के ऊपर काम किया था। इनका मानना था कि भाई जो वेरिएशन आती है वो एकदम से सडन आ जाती है और एक नई स्पीसीज जो है वो बन जाती है सडन। तो ये भी हम आगे देखेंगे, रैंडम एंड सडन, ये भी देखो इसी को बता रहे हैं ह्यूगो डिवरीज वाला। आगे ह्यूगो डिवरीज बिलीव दैट द म्यूटेशन काज एवोल्यूशन, हाउ डिड हिज कंसेप्ट ऑफ म्यूटेशन डिफर फ्रॉम डार्विन कंसेप्ट ऑफ वेरिएशंस। म्यूटेशन का कंसेप्ट डार्विन की वेरिएशन से किस तरह से अलग है। म्यूटेशन जो होती हैं वो रैंडम होती हैं और डायरेक्शनलेस होती हैं, बिल्कुल सही है। वाइल डार्विन वेरिएशन और स्मॉल एंड डायरेक्शनल, पहला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही लिखा है कि जो म्यूटेशन होती है वो कैसी होती है, रैंडम होती है, कहीं पे भी म्यूटेशन आ जाएगी, सडन चेंजेस हो जाएगी, थोड़ा सा आपका कोड अगर इधर उधर हो गया तो एक नई जो स्पीसीज है वो बन सकती है आपकी। और डार्विन वेरिएशन जो है वो कहता था ग्रेजुअलिज्म के ऊपर कि वेरिएशन जो चलती है वो धीरे धीरे चलती हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूगो डिवरीज का ये मानना नहीं था। ह्यूगो डिवरीज मानते थे कि जो वेरिएशन आती है वो एकदम से डायरेक्शनलेस
और क्विक होती हैं, सडन होती हैं। तो नीचे वाले ऑप्शन तो देखने के लायक है ही नहीं। पहला ऑप्शन ही आपका क्या है, बिल्कुल वैलिड है। हुगो डी व्रीज यूज द टर्म साल्टेशन। देखो एक लैटिन वर्ड है साल्टेयर, लैटिन वर्ड है साल्टेयर, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू लीप, उछल के चलना, कूद के चलना, ठीक है। वहीं से आपका साल्टेशन आया है, क्योंकि ये काम कर रहे थे उन वेरिएशन के ऊपर जो बिल्कुल सडन हो जाती हैं। अगर ऐसी वेरिएशन हो रही है तो आप समझ सकते हो कि ये फास्ट है, और फास्ट है तो उसके लिए वर्ड यूज़ कर दिया उन्होंने साल्टेयर, जो कि लैटिन वर्ड है। तो स्लो ग्रेजुअल नहीं, ये कंसेप्ट आपका चार्ल्स डार्विन को रिफ्लेक्ट करता है। डार्विन का ही ये हाइपोथेसिस था कि जो वेरिएशन है वो काफ़ी स्लो होती हैं, ग्रेजुअल होती हैं। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कॉल्डिंग स्पेसाइजेशन, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी डार्विन का है, ये भी डार्विन साहब का है, और वेलेस साहब का है। माइग्रेशन ऑफ द सिलेक्शन पॉपुलेशन अनदर प्लेस, माइग्रेशन होना किसी और प्लेस में, ये आपका नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, ठीक है, और ना ही ये म्यूटेशन है, ये आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन काजिंग स्पेसाइजेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना, तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन काजिंग स्पेसाइजेशन, एक वर्ड आता है स्पेसाइजेशन, नई स्पीसीज का बनना, नई स्पीसीज का बनना वो स्पेसाइजेशन होता है। न्यू स्पीसीज जब आती है वो स्पेसाइजेशन कहलाती है। मैच द साइंटिस्ट, देखो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं आपको नीट में, जिसमें एक तरफ से साइंटिस्ट दिए जाते हैं, दूसरी तरफ उनके डिस्कवरीज दी जाती हैं या हाइपोथेसिस दिए जाते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि 100% श्योरिटी पे जाओ। सबसे पहले वो आप मैच करो जो आपको 100% आता है, और फिर सीधा ऑप्शन पे टिक करो। ऑप्शन पे देखो कि कौन सा आपका ऑप्शन फिट बैठ रहा है आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग, और फिर आप बचा लोगे आपका टाइम। तो यहाँ पे ओपेरन हेल्डन, जैसे हमने शुरुआत में स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि ओपेरन हेल्डन ने केमिकल एवोल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा काम करा था, तो ए जो है आपका केमिकल एवोल्यूशन पे आ जाएगा, ठीक है। और जो एस.एल. मिलर हैं, मिलर साहब ने इनके एक्सपेरिमेंट, जो ओपेरन हेल्डन का हाइपोथेसिस था उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा था। तो ये दूसरा जो है बिल्कुल ठीक अपनी लाइन पे ही बैठा है। और लुइस पास्चर ने क्या किया था, डिसअप्रूव द स्पोंटेनियस जनरेशन। तो तीनों के तीनों सेम है, 1, 2 और 3, इसका ऑप्शन ये हो जाता है। देखो लुइस पास्चर ने स्पोंटेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव किया था। ये थोड़ा कंसेप्ट देख लो। पहले ये आपको समझना होगा कि स्पोंटेनियस जनरेशन जो थ्योरी थी ये क्या बोलती है। देखो इस थ्योरी की माने तो ये कहती थी कि जो जिंदगी है वो जिंदगी सड़ी गली मिट्टी और हवा में से ही पैदा हुई है, ठीक है। यानी कि आपकी ज़िंदगी जो है वो मिट्टी से पैदा हो गई, ठीक है, आपके एयर से पैदा हो गई, ठीक है, आपके रॉटन चीज़ से पैदा हो गई, इसमें से पैदा हो गई है। तो इसके इसके जवाब में, यानी इस थ्योरी को रूल्ड आउट करने के लिए लुइस पास्चर ने क्या किया, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट जो था वो परफॉर्म किया। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट क्या था कि जिस तरह से फ्लास्क लिया, स्वान नेक वाला ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे पानी डाला था और इस पानी को बॉईल कर दिया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बॉईल किया। और बॉईल करने के बाद आगे देखा, जब बॉईल हो गया उसके बाद देखा कई महीनों तक छोड़ दिया ऐसे करके बॉईल करने के बाद, तो यहाँ से बंद करा था, तो यहाँ पे नो लाइफ, कुछ भी लाइफ जो थी वो देखने को नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली? क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो था वो इस पानी के अंदर नहीं जा पाया था, तो इसलिए ऑर्गेनिज्म जो थे वो आ नहीं पाए थे यहाँ से। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने कि इसको यहाँ से काट दिया ऐसे, तो कुछ महीनों बाद देखा यहाँ से कट गया ये, यहाँ पे अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो आ गए थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एंटर कर गए थे इसके अंदर। अब अगली बार जब इन्होंने देखा 1-2 महीने बाद इस एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पे लाइफ जो थी वो मिल गई थी। तो यहाँ से सिंपल सा आपका सामने आ जाता है एक कंक्लूजन कि जो लाइफ है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, ना कि मिट्टी से पैदा होती है, ना कि हवा से पैदा होती है। ये तभी होगा जब ऑलरेडी कोई जिंदा है, उसी से चलेगा। अगर कोई ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म है नहीं तो वो लाइफ आपकी आगे सस्टेन नहीं होगी, आगे वो जाएगी नहीं। तो इनका मानना था कि लाइफ कहाँ से आती है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये स्पोंटेनियस जनरेशन जो कंसेप्ट था ये रूल्ड आउट हो गया था।
आपके एवोल्यूशन से। देखो ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट से न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं और दूसरे बेसिस पे भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहले ये समझो कंसेप्ट है क्या। देखो जब कभी हम बात करते हैं एक लार्ज पॉपुलेशन की, लार्ज पॉपुलेशन ठीक है, जो रैंडम मेटिंग करता हो, कुछ कंडीशन है फुलफिल होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग करता हो, म्यूटेशन नहीं होती हो, इसमें म्यूटेशन नहीं होती है, ना ही कोई माइग्रेशन और इमिग्रेशन होता है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसके अंदर जो पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी जो है, इंडिविजुअल पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि ये बताता है कि P प्लस क्यू जो आपकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो पी स्क्र प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्र इज इक्वल टू 1, ये हमेशा किसके बराबर रहेगी, कांस्टेंट के बराबर रहेगी। इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं वो आपको याद करने हैं। जब P की बात करते हैं तो ये आपकी अलील की फ्रीक्वेंसी है, अलील फ्रीक्वेंसी। और अलील में कौन सी वाली, डोमिनेंट वाली, डोमिनेंट। और जब हम Q की बात करते हैं ये भी अलील फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अलील की कौन सी फ्रीक्वेंसी, रिसेसिव वाली, ये रिसेसिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और अगर हम P स्क्वायर की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी है, इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जिसमें आपको पता है ये आपका जैसे ए लिखते थे ना, कैपिटल टी टाल के लिखते थे जेनेटिक्स में, वैसे ए है, ये P स्क्वायर है। ये आपका होमोजाइगस डोमिनेंट को बताता है और ये आपका हेट्रोजाइगस नेचर को बताता है और ये रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव को बताता है। और ये सारी की सारी आपकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन फंसाएगा आपको, कैसे फंसाएगा, आपको पूछ लेगा अलील की फ्रीक्वेंसी और इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी। आपको ध्यान से देखना है पूछा क्या है। यहाँ पे गौर करोगे तो यहाँ पे पूछा है 2pq जो है फ्रीक्वेंसी, ये क्या बता रहा है आपको, यहाँ पे सिंपल सा इसकी फ्रीक्वेंसी पूछिए। होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल की बात करें तो होमोजाइगस डोमिनेंट में P स्क्वायर आता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका P स्क्वायर, ये नहीं है। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, बिल्कुल हेट्रोजाइगस में 2pq आता है। होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, ये आ जाएगा Q स्क्वायर। और टोटल पॉपुलेशन साइज, ये तो कुछ ऐसे नहीं है, सही है, टोटल पॉपुलेशन साइज में आपका पूरा आ जाता है P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा आ जाएगा टोटल पॉपुलेशन साइज के अंदर। आई बात समझ में। तो ये है, ध्यान से करना है इसको, क्योंकि हर बार क्वेश्चन जो है इसका पूछा जाता है और क्वेश्चन में मेनली आपका न्यूमेरिकल रहता है, जैसे यहाँ पे है न्यूमेरिकल। फिर से देखो HW इक्विलिब्रियम फिर से आ गया है। फ्रीक्वेंसी रिसेसिव अलील की दी है, यानी कि आपको रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी दी है। तो अलील की फ्रीक्वेंसी क्यों कितनी दी है, 0.4। व्हाट विल द परसेंटेज, अब पूछी क्या है, परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। देखो इंडिविजुअल पूछा है, इंडिविजुअल पूछा है, अलील फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी, इंडिविजुअल के बारे में पूछा है। तो क्यों दिया है तो P निकाल सकते हो ना, P प्लस क्यों किसके बराबर था, 1 के बराबर, यही होता है। तो P क्या आ जाएगा, P प्लस 0.4 इक्वल टू 1। तो P कितना आ जाएगा, 0.6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आगे जाएगा 1 माइनस 0.4, डरना नहीं है मैथ से, ये आ जाएगा 0.6, कितना आ जाएगा 0.6। अब हमें निकालना क्या है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की परसेंटेज निकालनी है, इंडिविजुअल की निकालनी है। इसके लिए आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाने का, P प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1। इसमें से आपको इसकी निकालनी, तो 2 इंटू P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 0.6, क्यू की वैल्यू क्या है 0.4, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 6 4 जा 24, 0.24 और 2 4 जा कितना होता है 0.48। अगर आपको अलील फ्रीक्वेंसी पूछता है इंडिविजुअल में, ठीक है, तो आंसर इतना तक ही ओके। लेकिन पूछा क्या है, परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज के लिए आपको क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 0.48 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 48%, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है HW के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे। व्हेन चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी आकर बाई चांस, आगे ना आकर बाई चांस, छोटी सी पॉपुलेशन सडन हो रही है
और एक्सीडेंटल हो गई, ठीक है, अभी जी रहे थे, किसी वजह ने लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, किसी ने पाँव रख दिया, मर गए सारे के सारे, छोटी सी पॉपुलेशन थी, गायब हो गए, तो वो सारे के सारे आपके किसको डिनोट करते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट को डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये कंसेप्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। आगे जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम देखेंगे, इसमें भी आपके दो आ जाते हैं, एक आता है बॉटल नेक इफेक्ट और एक आ जाता है आपके पास बॉटल नेक इफेक्ट और दूसरा आ जाता है फाउंडर्स इफेक्ट। ठीक है, ये दो आपके याद रखना तब होते हैं बाई चांस, अगर कहीं लिखा हो स्मॉल पॉपुलेशन हो, आइसोलेटेड पॉपुलेशन हो, ऐसे कुछ कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में, अगर कहीं दिखते हैं तो याद रखना, सीधे डायरेक्ट वो किस में आ जाएंगे? आपके जेनेटिक ड्रिफ्ट में आ जाएंगे। नेचुरल सिलेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन एक ग्रेजुअलिज्म है, स्लो और स्टडी वाला प्रोसेस है, जीन फ्लो नहीं है। जीन फ्लो मतलब छोटी सी पॉपुलेशन आपकी माइग्रेट करके कहीं से और चली गई है, तो वहाँ पे उसकी नंबर जो है पॉपुलेशन का वो कम हो गया है, ज़्यादा हो गया, ठीक है। और जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्यों नहीं है? जेनेटिक रिकम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर जो मियोसिस में हमें देखने को मिलती है प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है, उसकी भी स्टेजेस रहती है, जैगोटिन पैचेटिन उस स्टेज में हमें देखने को मिलती है, ये तो नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। तो बचा जेनेटिक ड्रिफ्ट। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ऐसे समझो, मान लो कि एक आइलैंड था छोटी सी जगह पे, वहाँ पे 8 जो थे वो येलो कलर के बीटल रहते थे और 2 जो थे वो ग्रीन कलर के बीटल रहते थे। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी इनकी? मान लो कि 10 थी, ठीक है। अब हाथी आया, हाथी चल रहा था, हाथी आया, हाथी ने क्या किया? पूरा पाँव रख दिया इसके ऊपर। अब इससे हुआ क्या कि जो 8 की 8 पॉपुलेशन थी किसकी? येलो वाले की, जो उस समय पे क्या थी? डोमिनेट थी, वो सारी की सारी क्या कर गई? मर गई, मर गई। अब आगे जो जनरेशन चलेगी वो ग्रीन वाले की चलेगी, ठीक है। तो ये किसका आपका एग्जांपल बन जाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का। अब देखो इसमें नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि नेचर ने खुद डिस्कार्ड किया उसको, नहीं, वो तो वही एक्सीडेंट हुआ ना, बाई चांस हुआ ना, ऐसा हर रोज नहीं होता। तो ये चीज समझनी है आपको, ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। और क्या 8 वीक थे? 8 बिल्कुल भी वीक नहीं थे, इसलिए नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। ये है, आगे चलते हैं। इफ अ स्मॉल सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट एंड बिकम आइसोलेटेड, ये फिर से वही जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला ही कंसेप्ट आ गया, माइग्रेट कर गया, आइसोलेट हो गया और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चेंज होगी, और वो इतना चेंज हुआ कि वो एक नई स्पीसीज बन गया, ठीक है। मान के चलो ये एक आइलैंड है, इस आइलैंड में रेड कलर के ही रहते थे बीटल्स, क्या रहते हैं? बीटल्स, ठीक है, रेड कलर के बीटल्स रहते थे। इसमें से एक बीटल जो था वो माइग्रेट कर गया कहीं और, किसी और इन्वायरमेंट में, ठीक है, मान लो यहाँ पे चला गया। अब यहाँ का हैबिटाट अलग है, तो धीरे धीरे इसके अंदर क्या हुआ? चेंजेस आए। अब ये आपका चेंज हो गया, अब चेंज होने के बाद इसकी प्रोजनी जो थी वो बन गई नई वाली। अब जब हम इन दोनों की रिप्रोडक्शन करवाते हैं ना, तो वो सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं दे पाती, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि ये जो स्पीसीज और ये स्पीसीज दोनों क्या बन जाती हैं? अलग अलग हो जाती हैं, ए और बी। लेकिन ये कहाँ से माइग्रेट हुई है? यहाँ से माइग्रेट हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से एक नई जो स्पीसीज है वो बन पाई है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये जो बंदा आया था माइग्रेट करके यहाँ से, ये क्या कहलाएगा? फाउंडर कहलाएगा। इसका फाउंडर, ये जितनी भी प्रोजनी आ रही है इन सब का फाउंडर कहलाएगा, ठीक है, इनका दाता कहलाएगा, इनका एंसेस्टर कहलाएगा, क्योंकि इसी से ही सब जो स्पीसीज है नई वाली वो फाउंड हुई है। तो ये कंसेप्ट किसका है? फाउंडर का, ये फाउंडर फैक्ट है। कहीं पे अगर बर्ड ऐसे फाउंडर दिखता है, पॉपुलेशन ड्रास्टिकली चेंज हुई है, नई स्पीसीज बन गई है, कहीं पे जाके माइग्रेट हुए थे, ऐसे कीवर्ड्स दिखते हैं, तो याद रखना वो आपके फाउंडर फैक्ट कहलाता है, ठीक है। और ये भी आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही पार्ट है, ठीक है। हार्डी-वेनबर्ग इफेक्ट नहीं है, डायरेक्शनल सिलेक्शन नहीं है, और बॉटलनेक इफेक्ट भी नहीं है। बॉटलनेक इफेक्ट होता है कि जब बहुत ही हार्श कंडीशन आ जाए, जैसे विंटर आ गया, ठीक है, बहुत सारे आपके कोल्ड ब्लडर्स जो होते हैं वो बिल्कुल हार्श कंडीशन से जब गुजरते हैं, तो उसमें से जो स्पीसीज निकल जाती है उस कंडीशन से, वो ही आगे जाके अपनी प्रोजेनी जो है वो प्रोलिफरेट करती है, बढ़ाती है, और उस चीज़ को ही हम बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। इन नेचुरल सिलेक्शन, इफ मोर इंडिविजुअल acquire peripheral characters value at the end of distribution curve, it leads to
ध्यान से पढ़ना। नेचुरल सिलेक्शन में मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 ग्राफ बताए थे। Acquire peripheral characters if more individual acquire peripheral character values at the end। peripheral characters, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम ट्रेड की बात कर रहा है कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अगर ऐसे इंडिविजुअल हैं जो पेरिफेरली आपके करेक्टर एक्वायर करते हों, ठीक है, तो उस टाइप के सिलेक्शन को हम बोल देते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज जब भी नेचर फेवर करेगा तो वो आपकी हो जाएंगी डिसरप्टिव सिलेक्शन। न्यूट्रल सिलेक्शन कोई वर्ड नहीं है। स्टेबलाइजेशन में मीन वैल्यू को प्रमोशन मिलती है और डायरेक्शनल में आपका लेफ्ट साइड भी डायरेक्शन हो सकती है, राइट साइड भी डायरेक्शन हो सकती है। डायरेक्शनल की हमने एग्जांपल पीछे की भी थी, इसकी एग्जांपल हमने मेलेनिज्म से की थी। First cellular form of life did not possibly originate till 2000 million year ago. These were probably single cell that originated in the water environment only. The first cellular forms जो थी वो 2000 मिलियन ईयर अगो पहले नहीं आई थी। ये पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? These were probably single cell originated from the water environment only। ठीक है, ये क्या थे? सिंगल सेल थे और ये आपके पानी में से ही लाइफ आई हुई है। तो बोथ ट्रू होंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ये। उसको करना आप। इन 1938 फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका हैपन टू बी सिलिकैंथ, जिसको लिविंग फॉसिल कहते हैं, विच वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, जो हमें लगता था कि ये काफ़ी देर पहले के एक्सटिंक्ट हो गया। दिस एनिमल्स कार्ड लो फिन इन्वॉल्व फ्रॉम, ये कहाँ से आए हैं आपके लो फिन? देखो, जब शुरुआती में जब हमारा स्पीसीज आए तो वो मैरीन से आए और मैरीन में धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा तो बाहर इन्वायरमेंट क्या हो गया था आपका? ऑक्सीडाइज्ड हो गया था, प्लांट्स आ चुके थे बाहर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट टाइम समुंदर से निकल के ज़मीन पे आया उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं और उसमें से लो फिन एक एम्फीबियंस ही थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट एम्फीबियन थे, द लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। बर्ड नहीं थे। एम्फीबियंस के बाद आपके रेप्टाइल्स आते हैं और रेप्टाइल्स में से आपके बर्ड्स बनते हैं और उसके बाद आपके मैमल्स आते हैं। याद रखना, पहले एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स में डायनासोर वगैरह ये सब चीज़ें, और उसके बाद आपका बर्ड, और बर्ड के बाद मैमल। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर। देखो, ये क्वेश्चन ना बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको जल्दी जल्दी में टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। गलत नहीं करना, ध्यान से देखना है। पहला ऑर्गेनिज्म पूछा है जो लैंड पे इन्वेड हुआ था, आप इसको बोलोगे एम्फीबियंस, जो कि गलत हो जाएगा। एम्फीबियंस नहीं है। ध्यान से देखो, पहला ऑर्गेनिज्म क्या था? प्लांट्स था। प्लांट भी तो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट आए, प्लांट के बाद इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिर रेप्टाइल्स आए। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो क्या होगा? प्लांट। सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल वेंट बैक टू वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर अगो। एन एग्जांपल ऑफ, देखो क्या हुआ था कि बहुत सारे रेप्टाइल्स जो थे वो समुद्र से बाहर आ गए, लैंड पे रहने लगे। धीरे धीरे लैंड पे इतना कंपटीशन हुआ कि कुछ रेप्टाइल्स को ऐसा लगा कि भाई हमें वापस जाना पड़ेगा पानी में जहाँ से हम आए थे। तो उनमें से बहुत सारे रेप्टाइल्स जो थे उस टाइम पे डायनासोर ही थे, वो वापस चले गए पानी में। अब जैसे पानी में गए ना वो वापस, तो वहाँ पे उन्होंने वो वाले फीचर एक्वायर कर लिए जो पानी में होते हैं, जैसे फिन्स वगैरह हो गए। ठीक है, और ये सब चीज़ें आ गई। तो टीरेक्स नहीं है, टीरेक्स एक खूंखार आपका डायनासोर था जो टेरेस्ट्रियल था। टेरेंडोन नहीं है, टेरेंडोन आपका उड़ने वाला वो था, डायनासोर था। आर्क्योटेरिक्स नहीं है, आर्क्योटेरिक्स आपका लिंक है। ये जो है इसको याद रखना, ये लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। इसके कुछ फीचर रेप्टाइल के थे और कुछ फीचर इसके बर्ड के थे, तो हम मान सकते हैं कि ये रेप्टाइल और बर्ड के बीच का है। टेरेडोन फ्लाइट वाला है, उड़ता था ये। टीरेक्स ये कार्निवोर था, बहुत खूंखार था ये टीरेक्स। और स्टायोसोर, जैसे कि नाम ही आ रहा है स्टायोसोर, मतलब ये फिश वाला आपका डायनासोर था। तो ये इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। About 65 million years ago, the dinosaurs suddenly disappeared from the earth. The most widely accepted scientific theory suggested this was due to, कौन सी साइंटिफिक थ्योरी सही थी जो सुजेस्ट कर रही थी कि यह आपका सही है? ठीक है, बताना जरा साइंटिस्ट थ्योरी के बारे में। मैसिव वायरल पैंडेमिक, क्या कोई वायरस आ गया था जिससे वो मर गए? क्लाइमेटिक चेंज और मीटरॉइड इंपैक्ट, हाँ बिल्कुल यही सेकंड ऑप्शन। माना जाता है कि एक एस्ट्रॉयड आया था, एस्ट्रॉयड धरती के साथ टकराया जिससे क्या हुआ, कई लाख टन मलबा जो था धरती का वो
आसमान पे उड़ गया और कई सालों तक जो था वो चादर की तरह चादर की तरह धरती के चारों तरफ फैल गया। जिससे हुआ क्या, कोई लाइट पेनिट्रेट नहीं हो सकी, धीरे धीरे जो जीवन था धरती के ऊपर वो पूरा पूरा तबाह होता गया और क्लाइमेट जो था वो पूरी तरह से चेंज हो गया, आइस एज आ गई और जिससे फिर से धरती जो है वो फ्रीज हो गई। तो याद रखना इस चीज़ को, क्लाइमेट चेंज और मीटराइड इम्पैक्ट इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एवोल्यूशन इन अर्ली मैमल नहीं है। अब मैमल्स जो आए थे वो डायनासोर के बाद जो हमारे पूर्वज थे वो बिलों में रहते थे, बरोस जो होती है ना आपके, वो वहाँ पे रहते थे। और ओवर प्रेडेशन बाय अर्ली ह्यूमंस तो थे ही नहीं तब। द फर्स्ट मैमल वर लाइक, पहले जो मैमल था वो कैसा था, ठीक है, एप्स लाइक नो, कैंगरूज एलिफेंट नो, आपका श्रू लाइक था, चूहे की तरह था, ठीक है। और ये हमेशा नॉक्टर्नल होता था, मतलब रात को ही सफ़र करता था, रात को ही खाने के लिए निकलता था, दिन को मरना थोड़ा ना इतने बड़े बड़े डायनासोर के आगे। About 50 million year ago, primates called Drypithecus and Rumpethecus were existing. Among them, Rumpethecus was more. देखो जब हम अपनी बात करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन की, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है आपका ड्राइपैथिकस और रामापैथिकस का। अब देखो ड्राइपैथिकस जो था वो बिल्कुल आप बोल सकते हो ऐप लाइक ही था, ठीक है, बंदरों की तरह ही था। वो जंगलों में ही रहता था, पेड़ों पे ही रहता था, वहीं पे उछल कूद करता था और कभी भी वो ज़मीन पे नहीं आता था, मतलब ग्राउंड में नहीं आता था, सवाना वगैरह जो आपके मैदान है वहाँ पे ट्रेवल नहीं करता था। तो ये तो नहीं होगा आपका, ड्राइपैथिकस नहीं है। ड्राइपैथिकस कैसा था, एप लाइक था। लेकिन हमें पूछा है रामापैथिकस कैसा था, रामापैथिकस जो था वो मैन लाइक था, ठीक है, याद रखना इसको। रामापैथिकस से ही आगे कहानी जो है वो शुरू हुई है। रामापैथिकस ही पहला था जो आपके मैदानों पे आता था, ऑब्जर्व करता था। इवन कुछ लोगों का माने तो ये स्टोन्स का यूज़ भी करते थे एज अ टूल्स में, ठीक है। द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनिड वाज कॉल्ड होमो हैबिलस, ठीक है, होमो हैबिलस जिसको हैंडीमैन भी बोलते हैं, होमो हैबिलस। द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलस इज 650 से, डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इनकी ब्रेन कैपेसिटी के ऊपर आते हैं, ठीक है, कौन सा मीट खाता था, कौन सा नहीं खाता था, कौन सा फर्स्ट है, पूरा क्रम में चलता है, किसी का कितना सीसी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना होमो हैबिलस सबसे पहले आया। होमो हैबिलस की जो ब्रेन क्रैनियल कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 650 से 800 सीसी की थी। 900 से 1000 ये आपकी कैपेसिटी होमो इरेक्टस की थी और ये 1400 वाली सीसी वाली कैपेसिटी आपकी निएंडरथल की थी जो इसके बाद आए थे। होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी एंड प्रोबेबली 8 मीट, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका होमो इरेक्टस आया, वो इंसान जो मतलब थोड़ा खड़ा होकर चलता था। होमो हैबिलस थोड़े हैंडी मैन थे, मतलब टूल वगैरह आते थे इनको बनाना, लेकिन अभी भी थोड़ा झुक के चलते थे। होमो इरेक्टस बिल्कुल सीधा चलता था। इनकी क्रैनियल कैपेसिटी कितनी थी, 900 सीसी की थी और ये मांस खाते थे। होमो हैबिलस प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, बिल्कुल सही, ये मीट नहीं खाते थे, अभी पत्ते पुत्ते खाते थे। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। विच ह्यूमन एंसेस्टर विद अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी lived near the east and central Asia 1 lakh to 40,000 ईयर बैक, यूज्ड हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। काफ़ी रिचुअल वरीड भी करते थे अपने रिलेटिव्स को, हम मान सकते हैं काफ़ी सुलझे हुए हमारे एंसेस्टर थे ये। होमो हैबिलस नहीं है, हैंडीमैन है। होमो इरेक्टस भी नहीं है। इसमें आपका सबसे बेस्ट रहता है आपका निएंडरथल, तो निएंडरथल ही थे जो काफ़ी रिचुअल परफॉर्म करते थे, ये याद रखना। और इनकी क्रैनियल कैपेसिटी कितनी थी, 1400 सीसी। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000, एग्रीकल्चर कब आया, 10,000 साल, ठीक है, देखना इसको। ड्यूरिंग विच जियोग्राफिकल पीरियड डिड द मैसिव फर्न्स टेरिडोफाइट फॉल टू फॉर्म अ कोल डिपॉजिट स्लोली। देखो कार्बोनिफेरस ऐसा पीरियड था जब बहुत सारे फर्न्स जो थे वो हाईली कंप्रेस्ड हो गए इसके अंदर, जमीन के अंदर, और धीरे धीरे वो कोल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, जिसको हमने बोल दिया कार्बोनिफेरस पीरियड में। अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमन एंसेस्टर एंड द करेक्ट क्रोनोलॉजी एंड देयर अपीयरेंस, ये क्वेश्चन भी आता है। सबसे पहले आए थे हमारे ऑस्ट्रेलोपैथिकस फर्स्ट पे, दूसरे पे होमो हैबिलिस, तीसरे पे होमो इरेक्टस और चौथे पे आपका निएंडरथल मैन। तो ए लास्ट में है, ए सब में लास्ट में है, और तीसरे नंबर पे होमो इरेक्टस है, डी तीसरे पे है, तो ये कट जाएंगे आपके, ठीक है, ये बचे दो, डी तीसरे पे है और होमो हैबिलिस दूसरे पे, ये दूसरे पे है, तो ये कट जाएगा,
तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा CBDA, CBDA, ठीक है। और ये आपका था एवोल्यूशन और ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो अगर आपको थोड़ा सा भी एवोल्यूशन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कहीं से भी आपको अगर आगे वाले लेक्चर्स चाहिए, इससे रैपिड फायर रिवीजन चाहिए तो आप कमेंट में मुझे मतलब कमेंट कर सकते हो कि एक और सीरीज़ लाओ, मैं आपके लिए वो ले आऊँगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले आपके डे 7 में। तो हम जेनेटिक स्टार्ट करेंगे। जेनेटिक काफ़ी स्कोरिंग आप बोल सकते हो चैप्टर है आपके नीट में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्टे हेल्दी।